नमस्ते बच्चों, मैं उषा गंदोड़िया महेश शिक्षा सदन से व्यावसायिक प्रबंध के लिए पिछले चैप्टर में हमने प्रबंध के जो सिद्धांत पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कार्य विभाजन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, अधिकार व दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत और पदानुक्रम का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत हमने आप पढ़ चुके हैं। आप अब आगे जो पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत, 7वां सिद्धांत वह है हमारा व्यवस्था का सिद्धांत, निर्देशन की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन की एकता का सिद्धांत, निर्देशन की एकता का सिद्धांत ये कहता है, यह अभिप्राय है कि संगठन में सभी क्रियाएं जो वर्ग होते हैं वह अगर समान है, एक समान है, इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में एक ही प्लान का होना तथा एक ही ऑफिसर का होना चाहिए। यदि एक संगठन के अंदर इक्वल कार्य है, समान क्रियाएं हैं, समान कार्य है, तो ऐसी स्थिति में एक योजना, एक अधिकारी यानी एक प्लान का होना, एक ऑफिसर का होना ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? श्रम की तो बचत हो जाएगी, और विभिन्न विभाग जो है, विभिन्न कार्यालय जो है, ऑफिसर जो है, वहां पर क्या होगा? तालमेल या सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्देशन की एकता का अभिप्राय है कि समान क्रियाओं वाली, समान वर्ग वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन समूहों के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक ही योजना होना चाहिए तथा एक ही प्लान होना चाहिए तथा उस पर एक ही कंट्रोल करने वाला मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रबंधक होना चाहिए। एक बार पुनः, समान प्रकार की क्रियाएं हैं उसके लिए एक योजना, एक अधिकारी का होना ही क्या कहलाता है? निर्देशन की एकता का सिद्धांत कहलाता है। इससे इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है एक ही क्रियाओं में क्या करना? विभिन्न पक्षों को सामंजस्य स्थापित करना। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि समान प्रकार का क्रियाएं हैं तो उसके लिए एक समूह, एक योजना का होना तथा उसके लिए एक कंट्रोल करने के लिए एक प्रबंधक का होना आवश्यक है। यानी एक प्लान होना और एक ऑफिसर होना, सब इक्वल वर्ग के लिए, ताकि उन लोगों में क्या किया जा सकता है? सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। उसको हम कहते हैं डायरेक्शन का सिद्धांत यानी निर्देशन की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अगला आता है आपका व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित का, यानी व्यक्तिगत, जहां सामूहिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित का त्याग करना, यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। यहां पर यह है कि सबसे पहले हमें, यानी एक अधिकारी, एक प्रबंधक को, एक मैनेजमेंट को अपने पर्सनल थिंग को अलग रखना चाहिए, निजी विचारों को अलग रखना चाहिए तथा संस्था के जो उद्देश्य है, पर्पस जो होता है, संस्था का जो लक्ष्य होता है, या कह सकते हैं हम उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि कलेक्टिव इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट आपस में क्रॉस होते हैं, यानी टकराते हैं, तो ऐसी स्थिति में पर्सनल इंटरेस्ट का क्या कर देना चाहिए? हमें त्याग कर देना चाहिए। कहने का मतलब, यदि ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत हित का त्याग करके हमें किसको अपनाना चाहिए? सामूहिक हित को अपनाना चाहिए। जहां पर भी ये लोग संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वहां
लेना चाहिए और उस हित को अपना लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगी, अपनत्व की भावना उत्पन्न होगी। और कर्मचारी जो है, स्टाफ जो है, वो पूरी लगन और मेहनत से, ईमानदारी से क्या करेगा, कार्य करेगा। वह कहलाता आपका पर्सनल हित के स्थान पर कलेक्टिव हित को महत्व देना, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को महत्व देना। पुनः समझा रही हूँ, एक प्रबंधक को अपने निजी विचारों को अलग रखना चाहिए, पर्सनल थिंग जो होते हैं उसको अलग रखना चाहिए। संस्था का जो पर्पस है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जो सामूहिक हित है इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है, हमारा सामूहिक हित होता है, इसको सर्वोपरि रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों आपस में टकराते हैं, या सामूहिक हित या व्यक्तिगत हित दोनों आपस में टकराते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस पर्सनल हित का क्या करना चाहिए, हमें त्याग कर देना चाहिए। यदि ये दो या ये आपस में संघर्ष करते, स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्तिगत हित का त्याग कर देना चाहिए और हमें किसको अपनाना चाहिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट को अपनाना चाहिए। सामूहिक हित को अपनाना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत स्थान पर सामूहिक हित को प्राथमिकता देना। अगला है हमारा व्यवस्था का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट। व्यवस्था का सिद्धांत, प्रत्येक व्यवस्था का हेनरी फ्लोर द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में यह बताया गया कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो और सही व्यक्ति सही स्थान पर हो, क्या कहलाता है, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है। ईच आइटम फॉर फिक्स पैलेस, ईच आइटम फॉर ओवर पैलेस, राइट व्यक्ति राइट स्थान पर होना ही क्या कहलाता है, व्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो साधन है, उपलब्ध जो साधन है, उन साधनों का क्या होगा, अनुकूलतम उपयोग तथा साथ ही साथ इस चीज का भी पता चल लग जाएगा कि कर्मचारी का वर्क पैलेस क्या है, व्हाट इज द वर्क पैलेस, वर्क पैलेस तथा व्हाट टू डू, यानी उसे क्या करना है। इसके साथ साथ ही तो आइटम ऑफ नीड, किस वस्तु की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उसका पैलेस यानी उसका स्थान क्या है, इस चीज की उसे क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। पुनः प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान, प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर तथा सही व्यक्ति सही स्थान पर होना ही अरेंजमेंट का सिद्धांत कहलाता है। इससे क्या होगा कि साधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा तथा कार्यस्थल क्या है और क्या वह उसे क्या करना है तथा उसकी जरूरत की वस्तु उसे किस स्थान पर मिलेगी, इन सभी चीजों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो वह साधनों का अनुकूलतम उपयोग कर लेगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्देश्य कार्य करने वाला व्यक्ति जो सौंपा जाता है, उन सब की सही व्यवस्था होना ही क्या कहलाता है, अरेंजमेंट का सिद्धांत कहलाता है। अगला है हमारा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि सारे राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो किसके पास होते हैं, उच्च अधिकारी के पास। सारे जितने भी अधिकार होते हैं वो कौन किसके पास होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर के पास होते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अधिकार जो होते हैं वो अधीनस्थों के पास,
सबऑर्डिनेट के पास होते हैं। अर्थात कहने का मतलब केंद्रीकरण की स्थिति जब होती है, सेंट्रलाइजेशन की स्थिति जब होती है, जब डिसीजन लेने के अधिकार किसके पास होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर के पास होते हैं, तो उसे हम केंद्रीकरण की स्थिति कहते हैं। और जब निर्णय लेने के अधिकार, डिसीजन लेने के अधिकार सबऑर्डिनेट के पास होते हैं, अधीनस्थों के पास होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति, दोनों स्थिति ना तो कम होनी चाहिए और ना ही अधिक होनी चाहिए, दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वलता, समानता होना आवश्यक है। तथा एक छोटे संस्थान के अंतर्गत किसको डिसेंट्रलाइजेशन को लागू किया जाता है और बड़े संस्थान के अंतर्गत किसको, सेंट्रलाइजेशन को लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब निर्णय लेने के अधिकार, डिसीजन लेने के अधिकार सबऑर्डिनेट को सौंप दिए जाते हैं, अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका जो कार्य होता है, इनका जो वर्क होता है, उस वर्क में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और दूसरा, इनके क्या होता है, प्रोत्साहन में वृद्धि हो जाती है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन जो होते हैं, वह डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा लिए जाते हैं। और कम महत्वपूर्ण कार्य को, कम इंपॉर्टेंस कार्य को किसको सौंप दिया जाता है, या डेली के जो भी वर्क होते हैं, दैनिक कार्य, उस कार्य को किसको सौंप दिया जाता है, सबऑर्डिनेट को, अधीनस्थों को सौंप दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। एक बार पुनः सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जिसके अधिकार, निर्णय लेने के अधिकार किसके पास होते हैं, उच्च अधिकार पर, यानी डिसीजन जो होते हैं, जो डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं, वो किसके पास होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर के पास होते हैं। तथा जो निर्णय लेने के अधिकार किसको सौंप दिए जाते हैं, सबऑर्डिनेट यानी इसको सौंप दिए जाते हैं अधीनस्थों को, तो वो विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। संस्था के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ना तो अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए, ना कम केंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस उच्च अधिकारी क्या करता है, सुपीरियर अधिक ऑफिसर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है, वह सभी कार्य ये देखते हैं। और दैनिक कार्य या कम महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, उसको कौन देखता है, अधीनस्थ देखता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनके कार्यभार में, सुपीरियर ऑफिसर के कार्यभार में कमी हो जाती है और अधीनस्थों के कार्यभारों में क्या हो जाती है, प्रोत्साहन होता है, कुशलता होता है, वो अधिक से अधिक कार्य करता है। एक छोटे संस्थान के अंतर्गत केंद्रीकरण की स्थिति अपनाई जाती है और बड़े संस्थान के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की स्थिति अपनाई जाती है। अतः कहने का मतलब दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य, तालमेल होना ही क्या कहलाता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। थैंक यू बच्चों, आज हम यही पढ़ तक पढ़ेंगे। अगले जो हमारे 4 सिद्धांत है, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे।